अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं और 2 या 3 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके होंगे, वहाँ से आप वो भी वॉच कर सकते हैं। चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर लेक्चरशिप प्रिपरेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब यहाँ पर आप क्लियर कर लें कि इकोनॉमिक थ्योरी का ये कंसेप्ट है या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ का। इट इज़ यूज टू मैयर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड। ये बेसिकली यूज़ होता है कि हम चेक कर सकें कि प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट क्या है। फॉर अ गिवन चेंज इन प्राइस, इफ़ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर, वी से दैट डिमांड इज़ मोर इलास्टिक। अब ये मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन्फिनिट इलास्टिक, जीरो इलास्टिक, ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर क्लियर करने हैं। अब वो कहता है कि फॉर अ गिवन चेंज इन प्राइस, इफ़ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर, ठीक है, कि अगर क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर चेंज हो रही है तो उसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। मतलब इसका फार्मूला भी अगर आप याद कर लें तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ये भी देख लेना है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको हम शो किससे करते हैं, ई और साथ हम छोटा सा डी लिख देते हैं। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज़ नॉट कांस्टेंट। जाहिर बात है, मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से वो कांस्टेंट नहीं होता। सम टाइम कंज्यूमर आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज और सम टाइम वो कम रिस्पॉन्सिव होता है। A small change in price causes a big change in quantity demand. This is called relatively elastic demand या फिर simple elastic demand। कि जब हमारे पास प्राइस में बिल्कुल थोड़ा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड कहते हैं या फिर सिंपली इलास्टिक डिमांड कह देते हैं। फॉर सम प्रोडक्ट लाइक सॉल्ट द कंज्यूमर पे लिटल अटेंशन टू प्राइस चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट की बात करें तो वहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, थोड़ी सी अटेंशन देता है, मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो लेकिन वो इतने ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि सॉल्ट एक नॉर्मल सी चीज़ है। अ लार्ज चेंज इन प्राइस हैज़ अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑफ डिमांड। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है तो उससे डिमांड में बिल्कुल कम चेंज आएगा, क्योंकि सॉल्ट की बात हो रही है। द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट इज़ नाउन एज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, अब इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड में जो चेंजिंग आ रही होती है उसको इन इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक में हमने क्या कहा है कि स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, के थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। और इन इलास्टिक में हम क्या कह रहे हैं कि अगर साल्ट एक प्रोडक्ट है ना, साल्ट की प्राइस चाहे ज़्यादा चेंज हो चाहे थोड़ी चेंज हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, तो उसको हम इन इलास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड की दी हुई है कि जब प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है, जब प्राइस 9 है तो डिमांड 150 हो गई है। ठीक है, कि देखिए अब सिर्फ 1 रुपये की चेंज आई है लेकिन डिमांड कितनी, 50% ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 150 डिमांड हो गई है। इन इलास्टिक में अगर हम बात करें ना तो प्राइस देखें 10 थी और डिमांड 100 थी, प्राइस 5 रुपये कम हो गई है लेकिन उसकी डिमांड 110 हुई है, मतलब सिर्फ 10% डिमांड बढ़ी है। तो इन इलास्टिक में प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी चेंज होती है। इलास्टिक में प्राइस बिल्कुल थोड़ी सी चेंज होती है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो ये बेसिकली इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके ग्राफ बने हुए हैं ये इन टेबल्स के थ्रू। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरो एंड इन्फिनिट इलास्टिक। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इलास्टिक, इन इलास्टिक, ज़ीरो, इन्फिनिट, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ज़ीरो और इन्फिनिट की बात करते हैं। देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस ऑफ इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज शोइंग। ठीक है, एक ज़ीरो होती है और एक इन्फिनिट इलास्टिक होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ना, इसका कर्व देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल होता है और जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसको आपने याद रखना है। जो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, अच्छा ये ना आप नोट डाउन करते जाइएगा, एंड पे इसको ना कंबाइन कीजिएगा, मतलब कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ी खिचड़ी बन सकती है।
अच्छा, अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करें ना, तो चेंज ऑफ प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस चाहे जितनी मर्जी चेंज होती रहे, लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारी सेम है, इसमें चेंजिंग आ ही नहीं रही। चाहे प्राइस आप 1000 कर दो, 2000 कर दो, लाख कर दो, लेकिन हमारी डिमांड सेम है भाई, हमें और क्वान्टिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसमें प्राइस सेम है, ठीक है, चाहे प्राइस 1000 है, 50,000 है, लाख है, लेकिन आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते जाओगे, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है और ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये दो कंसेप्ट, बल्कि ये 4 कंसेप्ट आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके जी, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज, इसका भी एक फार्मूला है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। के बेसिकली जो पर्टिकुलर जो मेन पॉइंट होता है डिमांड कर्व का, वहाँ पर इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी होती है। अब यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मेन पॉइंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट इलास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट है। पॉइंट इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड आइदर मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली। इसको हम मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली दोनों तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। मैथमेटिकल मेथड इनने दिया हुआ है। एग्जैक्ट मेजरमेंट नीड्स एडवांस मैथमेटिक्स, सो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी द फार्मूला यूज्ड, वही फार्मूला है, मतलब डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ से ये एग्जांपल देखेंगी तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और मैथमेटिकल पोर्शन लास्ट वीडियोस में भी हमने कहा था कि ये ऑनलाइन इस तरह समझ नहीं आएगा, इसका हम सेपरेट कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और बाकी यह है कि लेकिन इसको आपने यहाँ से ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। छोटी सी एग्जाम्पल है, चले आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर लेते हैं। प्राइस 10 है और क्वांटिटी 100 है, ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह प्राइस 11 है, क्वांटिटी 98 है, ठीक है। अब प्राइस देखिए, सबसे पहले उन्होंने 10 लिया है और डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, डेल्टा हमेशा शो करता है चेंज को। प्राइस में कितनी चेंज आई है? 1 रुपये की, ठीक है, एक इधर आ जाएगा। क्वांटिटी 100 है और फिर चेंज इन क्यू कितना है? 98, मतलब 2 की चेंजिंग आई है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2, ठीक है, क्योंकि 98 माइनस 100 कर रहे हैं। तो हमारे पास ये, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास -1/5 आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मेथड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारा क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी को सॉल्व करने के मेथड है। एक मैथमेटिकल मेथड था, वो हमने डिस्कस कर लिया। ज्योमेट्रिक मेथड है। ज्योमेट्रिक मेथड में हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मेथड का यहाँ पर ये फार्मूला है, लेंथ ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी टी, ठीक है। ए टी मतलब जो हाफ पोर्शन है उसको लेना है, ठीक है, और फिर जो फुल पोर्शन है उसको ले लेना है बी टी, ठीक है। मतलब ए से टी तक का एक पोर्शन है, फिर टी से बी तक का एक पोर्शन है। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर और उसमें होगा। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या है? ARC इलास्टिसिटी। ARC इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिसिटी बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ डिमांड। जब डिमांड पर 2 पॉइंट आ जाते हैं ना, तो उसको हम ARC इलास्टिसिटी कहते हैं। पर्टिकुलरली द कंसेप्ट ऑफ आर इलास्टिसिटी इज यूज्ड व्हेन देयर आर सब्स्टिट्यूट चेंज इन प्राइस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। सब्स्टिट्यूट की बात जब होती है ना, तो उसको हम ARC इलास्टिसिटी में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख लें तो हमारे पास डिमांड कर्व एक बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके 2 पॉइंट पे हमने प्राइस और क्वांटिटी को मेंशन किया है, तो ये हमारे पास ARC का मेथड होगा, ठीक है, ARC इलास्टिसिटी होगी। अब इसको मेजरमेंट के लिए फार्मूला यूज़ होता है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू मेजर इलास्टिसिटी, इट इज़ कॉल्ड मिड पावर फार्मूला। आई थिंक ये मिड पावर ही वर्ड है, मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन पावर ही वर्ड होगा, उम्मीद है, ठीक है। इसका हमारे पास क्या है? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पर E इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ Q डिवाइडेड बाई सम ऑफ Q, फिर डिवाइड है डिफरेंस ऑफ P डिवाइडेड बाई सम ऑफ P। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। ये मेजरमेंट है बेसिकली इलास्टिसिटी, 2 मेथड कैन बी यूज्ड, ठीक है। ओके जी, इसके बाद इसका ये सोल्यूशन दिया गया है, इसको आपने देख लेना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में, ठीक है, ये इस टेबल से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है, टोटल रेवेन्यू मेथड भी इसको कहते हैं, या यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन अ कमोडिटी हैज़ क्लोज रिलेशन विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि बेसिकली जब हम अमाउंट स्पेंड करते हैं कमोडिटी पे, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ उसका बहुत क्लोज रिलेशन है। फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर वो नो इफ़ द डिमांड इज इलास्टिक और
इन इलास्टिक। डायरेक्शन से हम बेसिकली पहचान लेते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। वो जो अब ग्राफ हमने ऊपर पढ़े हैं ना कि इलास्टिक का कैसे होता है, इन इलास्टिक का कैसे होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का कैसे होता है, परफेक्टली इलास्टिक का कैसे होता है। अब वो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब हम उनका डिमांड का मतलब शेड्यूल देख लेते हैं या फिर वो डायरेक्शन देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी, इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी कब होती है? इफ़ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी द क्वांटिटी डिमांड शोज लिटिल रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। कि जब हमारे पास नेसेसिटी चीज़ें हैं ना, जैसे अब कपड़े हो गए, घर हो गया, ठीक है, चलिए ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कमोडिटीज़ हैं, हम सिंपल एक क्लॉथ की बात कर लेते हैं या फिर फ्लोर की बात कर लेते हैं, आटे की, ठीक है, वो एक नेसेसिटी है। तो उसकी प्राइस में ज़्यादा चेंज आए या कम चेंज आए लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड मोस्टली सेम ही रहती है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज विद फॉल ऑफ प्राइस। तो टोटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी तो इंक्रीज हो जाएंगे, अगर कम होगी तो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रोटी तो हमने खानी है, उसकी डिमांड आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने वीट की एग्जांपल ले लिया, सॉल्ट की ले लिया, तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने ये ग्राफ बनाया। ओके जी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन 1, लेस दैन 1, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके आगे इम्प्लीकेशन या फिर फार्मूला टाइप लिखा हुआ है, फार्मूला तो नहीं है, उसको बोलने का तरीका लिख दिया उन्होंने। इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटी, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटी कब होती है? जब लग्जरीज आइटम की बात होती है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे पास डायमंड वगैरह, गोल्ड वगैरह, ठीक है। चेंज इन प्राइस हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन डिमांड, मतलब उसकी जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 यूनिटी। लग्जरी गुड्स की ग्रेटर दैन 1 होती है, नेसेसिटीज़ की एक लेस दैन 1 होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने ग्राफ बना दिया। अच्छा, ये पॉइंट्स मतलब टेबल में आपने देखना है कि किस तरह उन्होंने मतलब ये यूज़ किए हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे अजम्पशन हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यही आपने वैल्यूज़ लेनी है, कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं और उसको आप ग्राफ में पुट कर सकते हैं, तो इजीली आपका ग्राफ उसी मतलब पैटर्न पे बन जाएगा। इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 तब होती है दीज कमोडिटीज विच आर नीदर इंक्लूड इन नेसेसिटीज और नॉट इन लग्जरीज। इक्वल टू 1 तब होती है जब वो जो मतलब कमोडिटीज़ है ना, वो ना ही लग्जरीज़ में आ रही होती हैं ना ही नेसेसिटीज़ में आ रही होती हैं, ठीक है। तो दरमियान वाली जो चीज़ें होती है ना, वो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। इज़ नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्राइस, और ये ज़्यादातर प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, प्राइस चाहे आसमानों पे जाए चाहे ज़मीन पे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। आपने ये टेबल वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ग्राफ बनाना है और सेम ग्राफ बन जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा इसका। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, जस्ट ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसमें जस्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कहाँ पे होती है, ग्रेटर दैन 1 कहाँ पे होती है, लेस दैन 1 कहाँ पे होती है, इक्वल टू 0 कहाँ पे होती है और इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है। तो ये आपने याद रखना है कि डिमांड का एक शेड्यूल उन्होंने बना दिया है, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वहाँ पर इक्वल टू 1 होगी, उससे ऊपर ग्रेटर दैन 1 होगी, फिर इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, नीचे देखेंगे तो लेस दैन 1 होगी और फिर इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये डिमांड का शेड्यूल है। अदरवाइज़ ये जस्ट वैसे ही उन्होंने वो रेवेन्यू वाला जब चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ग्राफ क्लियर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है इसका। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स इज़ नॉट इक्वल इवन फॉर वन गुड। द इलास्टिक चेंज विद टाइम, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ प्लेस, इनकम, टेस्ट के साथ साथ ये चेंज होती रहती है। इसके कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है कि इलास्टिसिटी किस तरह डिटर्मिन होती है, वो हम देख लेते हैं। डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ वही बात होगी, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट पीपल मस्ट बाय सच गुड्स वेदर प्राइस इज़ हाई और लो। लोग नेसेसिटीज़ हर हालत में परचेज़ करेंगे, चाहे उनकी प्राइस ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। आटे की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो, लेकिन वो परचेज़ करना ही करना है। डिमांड फॉर लग्जरीज इज़ इलास्टिक, जो लग्जरीज होती हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है वो ज़्यादातर अमीर तबका ही परचेज़ करता है, या फिर उसकी इफ़ द फाइंड दैट देयर प्राइस आर राइजिंग शार्पली दे विल बाय लेस, जब उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है तेज़ी के साथ, तो उसकी मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाती है। गुड्स हैविंग मैनी यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड, इफ़ देयर प्राइस इंक्रीज दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट पर्पस। Elasticity is used for lighting, heating, cooking, motive purpose. If there is a quick rise in its price, it may not be used for cooking and heating.
कि बेसिकली वो चीज़ें, वो गुड्स हैविंग मैनी, जिनको हम मल्टीपल मतलब यूज़ कर सकते हैं, किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड होती है वो भी इलास्टिक होती है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अ गुड टेकिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बजट हैज़ इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, a good taking a very small part of our budget has inelastic demand, increase or decrease in its price has little effect on budget of a person, ठीक है, कि सम टाइम क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो लेकिन हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको परचेज़ नहीं करते, ठीक है, उसकी डिमांड इस तरह फिर इफेक्ट होती रहती है। सो दैट डिमांड इज़ नॉट मच इफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, डिमांड फॉर सेफ्टी मैचेज इज़ इनइलास्टिक, ठीक है, पीपल आर इंसेंटिव टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेफ्टी मैचेज, ठीक है, कि अगर मैचेस की टिकट्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, या सेफ्टी मैचेस की बात कर लें तो वहाँ पर हमारी जो प्राइस है उसकी चेंज होने से डिमांड इतनी कोई ख़ास चेंज नहीं होती, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स हैविंग मैनी, अच्छा ये जो कंसेप्ट है ना ये आपको थोड़ा सा मतलब इजी भी है लेकिन ये बात है कि ये इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर बातें कर ली है ना वो सारी मतलब एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज़ मतलब नॉर्मल कंसीडर हो उसको फिर हम जस्ट उसका कंसेप्ट लेंगे, उसकी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। डिमांड फॉर गुड्स हैविंग मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट विल बी इलास्टिक, और कुछ आपने ना इसको मतलब इस तरह भी माइंड बिठाना है कि किस चीज़ की इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी होती है। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि डिमांड फॉर गुड्स हैविंग मैनी क्लोज सब्सटीट्यूशन, के वो गुड्स जिनका बहुत क्लोज सब्सटीट्यूशन होता है अवेलेबल, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कुछ मतलब अपने माइंड में ना घुला के पी जानी है कि ये इलास्टिक है तो मतलब इलास्टिक ही है। टर्न चीपर गुड्स और टू चीपर गुड्स और टू डियरर गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चीपर होती हैं उनकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन केस ऑफ चीपर गुड्स पीपल डू नॉट टेक मच नोटिस ऑफ प्राइस चेंज, ठीक है, जो चीपर गुड जो सस्ती गुड्स होती हैं लोग उसकी प्राइस के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, 1-2 रुपया बढ़ भी जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉइंटली डिमांडेड गुड हैव लेस इलास्टिक, वो गुड्स जो जॉइंटली होती हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। अ फॉल और राइज इन प्राइस विल नॉट इफेक्ट देयर डिमांड मच लेस द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट आल्सो, अगर आपने कार परचेज करी है, अब पेट्रोल की जो भी प्राइस है आपने डेफिनेटली उसको परचेज करना ही करना है, ठीक है, तो वो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होती है या फिर इसको कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड फॉर द गुड्स द यूज़ ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन विल बी इलास्टिक, कि वो गुड्स बेसिकली जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्नीचर परचेज़ करना है तो उसको हम मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, 1 मंथ के बाद भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसी डिमांड्स मतलब ऐसी गुड्स की जो डिमांड होती है वो भी हमारे पास बेसिकली इलास्टिक होती है। फैशन एंड हैबिट की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। और इनकम लेवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ राइस पीपल फॉर अ कमोडिटी, elasticity of demand of rich people for a commodity is low because they are impatient, marginal utility of money for them is very low, so every higher price they are willing to purchase it। सारी बात है जिनका इनकम लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनके लिए मतलब जो डिमांड है किसी भी चीज़ की वो लो होगी। इन सिंपल वर्ड ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा भी हो जाती है तो वो डिमांड मतलब उनकी सेम रहेगी या विलिंगनेस टू परचेज तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये इनकम लेवल का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कंसेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूज टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, कि बेसिकली चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, कि बेसिकली कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका फार्मूला है, इसको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि मंथली इनकम अगर कंज्यूमर की 15,000 है तो डिमांड उसकी जो मतलब मीट की वो डिमांड कर रहा है वो 1 मंथ में 4 kg कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है 20,000 हो जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, 5 kg हो जाती है। तो इसको उन्होंने फार्मूला में पुट किया है, ठीक है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकल आया। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि सम टाइम एमसीक्यूज़ में आपको एक सिचुएशन बता दी जाती है और वहाँ पर फिर आपको कहा जाता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करें, तब आपको ये फार्मूला और ये प्रैक्टिस होगी तो फिर आप ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इन्फीरियर गुड्स। फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ इनकम इलास्टिसिटी इज़ पॉजिटिव विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड of meat increase, but for the commodities which are considered inferior by the consumer income elasticity is negative with increase in income demand for such commodity fall, ठीक है, कि सम टाइम क्या होता है
जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, मतलब उसमें आपकी इनकम बढ़ भी जाए लेकिन आप उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, जिसमें गोल्ड आप ले लें, डायमंड ले लें, ठीक है, तो वो आपकी सेविंग से ही आएगी। तो सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ इन्फीरियर गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनकम के बढ़ने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ है, डिमांड फॉर पल्सीज 4 है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी है तो आपकी डिमांड कम हो गई है, 4 हो गई है, 4 से 3 हो गई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा मतलब डिमांड कर रहे हैं या फिर वो चीज़ कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए। Cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand, change in price of commodity does not only affect its own demand but also the demand of many other related commodities, for instance meat and meat, ठीक है। इसकी वो बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं कि सम टाइम आपकी जो प्राइस है ना कमोडिटी की डज़ नॉट ओनली इफेक्ट इट्स ओन डिमांड। अगर एक चीज़ की प्राइस चेंज हुई है ना तो उससे उसी की डिमांड इफेक्ट नहीं हो रही, बल्कि उसका जो सब्सटीट्यूट है उसकी डिमांड पे भी इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल फ़िश है, फ़िश की प्राइस अचानक ज़्यादा हुई है तो उसकी डिमांड कम हुई है या नहीं हुई, लेकिन यह है कि वो मीट पे भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। मीट पे किस तरह इफेक्ट करेगी, लोग फिर फ़िश के बजाय मीट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये सम टाइम मीट की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मीट को छोड़ के लोग क्या यूज़ करेंगे, फ़िश यूज़ कर लेंगे। तो ये सारी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो सम टाइम सब्सटीट्यूट गुड्स भी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इफेक्ट होती है। अ चेंज इन प्राइस ऑफ मीट विल इफेक्ट डिमांड फॉर फिश। जाहिर बात है अगर मीट की प्राइस ज़्यादा होगी है तो आपकी डिमांड फ़िश की बढ़ जाएगी। सिमिलरली बैट एंड बॉल आर कम्प्लीमेंट्स। अब बैट और बॉल कम्प्लीमेंट है। अगर आपने बैट परचेज़ कर लिया है तो बॉल की प्राइस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो आपने वो परचेज़ करनी ही करनी है। If A and B are two related commodities, that cross elasticity of demand for A for change in price of B is defined। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो कमोडिटीज़ हैं A और B, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि A की प्राइस में चेंज आने की वजह से मतलब B की डिमांड में भी चेंजिंग आ सकती है, या फिर B में की प्राइस में चेंज आने की वजह से A की डिमांड में चेंजिंग आ सकती है। द रेट ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी A टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी B। कि बेसिकली कमोडिटी A की प्राइस कमोडिटी A की डिमांड में चेंज आती है जो B कमोडिटी की प्राइस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। और फिर ये इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट टेबल की वैल्यूज़ आपने फार्मूला में पुट करनी है। उसके बाद प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरे ख्याल में ये लास्ट पॉइंट है, आई थिंक चेक कर लेते हैं, नहीं अभी तो काफ़ी पड़ा है। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन बहुत माइक्रो और मैक्रो लेवल, दोनों पे इसकी इंपॉर्टेंस है। इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस डिसीजन ऑफ फर्म मेकिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था कि ये पॉलिसीज़ बनाने में या इकोनॉमिक थ्योरीज में यूज़ होती है, ठीक है। टैक्सीज ऑन कमोडिटीज़, इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स ऑन कमोडिटी टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू द कमोडिटी सेलेक्टेड मस्ट हैव इन इलास्टिक डिमांड। इफ़ द टैक्स कमोडिटी हैज़ इलास्टिक डिमांड द रेवेन्यू में फॉल इंस्टेड ऑफ राइजिंग। कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है किसी कमोडिटी पे, ठीक है, तो वो हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड उसकी बनेगी। अब इन इलास्टिक डिमांड का हमने कंसेप्ट ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अगर यह है कि इससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इफ़ द टैक्स कमोडिटी हैज़ इलास्टिक डिमांड, अगर गवर्नमेंट किसी ऐसी चीज़ पे टैक्स लगा देती है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो बेसिकली इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड आपको समझ आ रही है ना कि ऊपर हमने क्यों कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ताकि अब यहाँ पर उनकी जस्ट टर्म यूज़ हुई है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इलास्टिक कौन सी होती है और इन इलास्टिक कौन सी होती है। तो अगर गवर्नमेंट इन इलास्टिक चीज़ कोई ऐसी है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, उस पर टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है किसी इलास्टिक चीज़ पे जिसकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। अ मोनोपोलिस्ट फाइव्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट ओनली आफ्टर टेकिंग इट्स कंसिडरेशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। कि एक मोनोपोलिस्ट है वो, अब मोनोपोलिस्ट कौन होता है बेसिकली, अब ये एक सेपरेट फील्ड है बिल्कुल, इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन जो सिंगल बायर होता है, ठीक है, सेलर या बायर, ओके, वो क्या करता है कि अपनी डिमांड मतलब प्रोडक्ट की पहले डिमांड देखता है, ठीक है, कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तब उस पे मतलब उसकी प्राइस सेट करता है। इफ़ यू फाइंड्स दैट द डिमांड इज़ इलास्टिक सो दे बाय चार्ज अ लोअर प्राइस। अगर वो देखता है कि डिमांड उसकी इलास्टिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी प्राइस
कम चार्ज करेगा। ही कैन सेल मच लार्जर क्वांटिटी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी सेल कर सके। ही विल एक्सेप्ट अ लोअर प्राइस, ठीक है, तो उसकी वजह से वो कम प्राइस पे भी एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर PIA पाकिस्तान के मतलब जो एक अदारा है PIA, ठीक है, अगर उसकी सर्विसेज हम देखी जाए, फेयर्स टू लूज लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर बाय इंक्रीज फेयर्स इट विल नॉट चार्ज द हाई फेयर, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल PIA को पता है कि अगर उसने अपने किराए वगैरह बढ़ा दिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो फिर ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेगा। तो हमेशा किसी भी चीज़ की जो प्राइस रखी जाती है वो उसकी डिमांड को देख के रखी जाती है कि वो इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट और चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर इज मेनली डिपेंड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि जब हम डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि अच्छा जी फॉर एग्जांपल एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो देखते हैं अच्छा एक बंदा गाड़ी पे आया, ठीक है, वो वहाँ से ऑर्डर दे रहा है, वो उसको और प्राइस बताएगा। एक बंदा बाइक पे आया वो उसको और प्राइस बताएगा। एक बंदा साइकिल पे आया वो उसको और प्राइस बताएगा। तो उसकी कोशिश होगी कि गाड़ी वाले से ज़्यादा प्राइस चार्ज करें। प्राइसिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट द प्राइस विल बी लोअर फॉर द प्रोडक्ट हैविंग मोर इलास्टिक डिमांड देन फॉर द अदर। ये सारी वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस लोअर है तो उस प्रोडक्ट की मतलब जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, इसको अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करते। इंक्रीजिंग रिटर्न इंडस्ट्री व्हेन सम इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न एक्सपेंशन इन प्रोडक्ट लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इफ द डिमांड ऑफ द सेट प्रोडक्ट इज इलास्टिक द प्रोडक्ट कैन गेट मोर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द प्राइस एंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी। कि बेसिकली अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रिटर्न हमें ज़्यादा आ रहा है तो हम उसकी प्रोडक्शन को एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, और उसकी एवरेज कॉस्ट हमें कम आ रही है तो हम उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी वो प्रोडक्ट इलास्टिक है। हम क्या करेंगे कि उसको मतलब प्राइस कम करके उसकी प्रोडक्शन बढ़ा के वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वेजेस इफ़ द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक द लेबर यूनियन कैन इजीली गेट हायर वेजेस फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द वर्कर, ठीक है, कि अगर हमने देखा है कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इज इन, अगर डिमांड लेबर की इनइलास्टिक है तो लेबर यूनियंस जो है वो हाई वेजेस डिमांड कर सकती हैं, ठीक है। अब ये सारी बात इन इलास्टिक और इलास्टिक की है, इसलिए आपने सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर वो क्लियर है तब आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन होगी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज कैन ओनली बी यूजफुल इफ होम डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एंड फॉरेन डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट और इलास्टिक। कि अगर हमारे पास हमारी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, ठीक है, अगर हमारी लोकल करेंसी की जो वैल्यू है वो कम है फॉरेन करेंसी की निस्बत, तो वो हमारे लिए तब बेनिफिशियल होगी जब हमारी इंपोर्ट्स मतलब ज़्यादा भी यूज़फुल इफ़ होम। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे खुद हो गई है। Decrease in the value of a local currency against foreign currency can only be useful if home demand for imports and foreign demand for our export। कि जब हमारी अगर करेंसी डी वैल्यू है, उसकी वैल्यू फ़ॉरेन की निस्बत कम है, तो वो हमारे लिए तब बेनिफिशियल हो सकती है जब दूसरे कंट्री के मतलब लोग हमारी एक्सपोर्ट लेना चाहें और हम उनकी इंपोर्ट लेना चाहें, ठीक है, तब हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट हो तब। सपोज पाक रुपी इज़ डिवैल्यू अगेंस्ट अदर करेंसीज दिस स्टेप राइज प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर अस एंड लोअर प्राइस ऑफ आवर गुड्स फॉर फॉरनर। कि अगर पाकिस्तान के जो रुपया है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये बेनिफिशियल किसके लिए होगा, दूसरे लोगों के लिए होगा, क्योंकि उन्हें हमारी प्रोडक्ट बहुत चीप प्राइस पर मिल रही होंगी। सो वी कैन अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज ओनली इफ डिमांड इज़ इलास्टिक। अगर हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो फॉरेनर क्या करेंगे, हमारी वो चीज़ परचेज़ करेंगे। जब वो परचेज़ करेंगे तो हमें वहाँ से डॉलर मिलेंगे। डॉलर हमारे कंट्री में आएगा तो उससे हमारा एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन प्लेंटी इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक इट इंक्रीज प्रोडक्शन में रिजल्ट इन लेस प्रॉफिट। अगर डिमांड किसी भी चीज़ की इनइलास्टिक है तो उससे हमारी प्रोडक्शन जो सी है वो इंक्रीज़ होगी लेकिन प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, क्योंकि इनइलास्टिक है ना। Suppose demand for potatoes is inelastic now if farmer grow more potatoes their total income will decrease rather than increase। अगर potatoes की डिमांड inelastic है, अब inelastic और elastic का कंसेप्ट लाजमी आपने अपने माइंड में क्लियर करना है, तब जाके ये समझ आएगी, अदरवाइज टू मच कन्फ्यूजन होगी। तो फार्मर क्या करता है कि पोटैटोज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं लेकिन उसकी टोटल इनकम फिर भी कम होती है, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, ठीक है। सो फॉर देम प्लेंटी ऑफ पोटैटोज़ मीन्स पॉवर्टी।
तो मतलब अगर हम ज़्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस कर देंगे तो उससे हमारी क्या होगा कि पॉवर्टी क्रिएट होगा। इस सब के लिए अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आपने सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में चले जाना है, वहाँ से इलास्टिक इन इलास्टिक का कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डिमांड है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन नज़र आई है, ओके, ये एग्जाम्पल की है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डिमांड, इक्वेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड कैन बी एक्सप्रेस इन 3 डिफरेंट वेज। वो कहता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी या उसकी क्वांटिटी डिमांड जो सी है उसको हम 3 वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, सेकंड पे हम उसका ग्राफ बनाते हैं, थर्ड में उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। मैथमेटिकल वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है वहाँ से अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैथ्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले टेबल बना देते हैं वहाँ पे, फिर उसका ग्राफ भी बन जाता है, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसका फिगर आउट करना होता है, ठीक है, कि वो एंड पे क्या हमें फिगर दे रहा है। फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड, वही बात होगी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था ना कि हम बेसिकली प्राइस है तो उसको पी से शो करेंगे, इनकम है तो उसको वाई से करेंगे, टैक्स है तो उसको, या टेस्ट है तो उसको टी से करेंगे, फिर पी हमारे पास क्या शो कर रहा है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ठीक है, पी आई से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना, तो ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, टेबल बना लेते हैं, जो आपने ऊपर टेबल देखे होंगे, फिर हम उसका ग्राफ बना लेते हैं और थर्ड पे हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, ओके जी। इसके बाद आउट ऑफ दिस वेरिएबल द रिलेशन ऑफ प्राइस डिमांड सपोज टू बी मोर क्लोज एंड क्विक, फाइंड दैट इन शॉर्ट पीरियड मोस्ट ऑफ द चेंजिंग इन डिमांड आर रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि ज़्यादातर जो डिमांड में चेंज आ रही होती है, क्वांटिटी डिमांड में, वो प्राइस की वजह से आ रही होती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे होता है कि फिर हम इनकम को देखते हैं, टेस्ट को देखते हैं और प्राइस ऑफ अदर गुड्स को देखते हैं। तो ये जो सिंपल वही बातें अगेन रिपीट है। फॉर्म इकोनॉमिक थ्योरी वो नो दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, अब थ्योरी तो हमें बता रही है कि क्वांटिटी और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या जनरल डिमांड कर्व मतलब इसकी क्या बताती है, या उसको जनरल इक्वेशन उन्होंने दे दी है, ये आपने याद रखनी है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये इक्वेशन है लीनियर डिमांड कर्व की। उसके बाद जो डिमांड फंक्शन की जनरल फॉर्म है वो है क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जनरल फॉर्म ये है, लेकिन जनरल जो इक्वेशन है वो क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, ओके जी, यहाँ पर अगेन वही बात उन्होंने कर दी, ठीक है, कि प्राइस हमारे पास 1 2 3 4 5 है, क्वांटिटी इसी तरह कम होती जा रही है, फिर उसको हमने पी की जगह प्राइस पुट कर दिया है, ठीक है, और उसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। ये 45 40 35 ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है। तो सम टाइम ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको प्राइस गिवन होती है और कहते हैं क्वांटिटी फाइंड करें, फिर आप ये जनरल फॉर्म क्यू डी इक्वल टू ए माइनस बी पी वाली यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसका उन्होंने ग्राफ बना दिया है, हाउ टू गेट फंक्शन इक्वेशन ऑफ डिमांड, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। अब उन्होंने ये एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, किस तरह हम फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट में ये जो फार्मूला है ना, ये भी आपने याद रखना है, इसको आप लिखेंगे और फिर इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सोल्यूशन देखिएगा जाए, मतलब पी और टू देखें, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सोल्यूशन किया तो एंड पे हमारे पास क्वांटिटी मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिमांड आ गई है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन था। इसके अलावा ये सप्लीमेंट्री नोट्स लास्ट टाइम की तरह मतलब एडिशनल कुछ चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, वही चीज़ें अगेन रिवाइज हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इसकी ये एक्सरसाइज भी आपने देख लेनी है और इसमें कुछ अगर मिसिंग होता है, नहीं समझ आती, तो वो आप पूछ लीजिएगा। और इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स अगेन ग्रॉसरी की जगह मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले कर लें, ठीक है, बेस्ट है। बाकी ये है कि ये ऑब्जेक्टिव इसको भी एट द एंड आपने देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज है, इसमें सारा चैप्टर कवर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैप्टर 4 फाइनली कवर हो चुका है। इसके बाद अब हम चैप्टर 5 कल स्टार्ट करेंगे जो सप्लाई से रिलेटेड है, तो 5 चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, वहाँ से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।